अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सोबिया। ऑन मल्टीपल रिक्वेस्ट सर बिलाल ने अपने फोरम से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट की तैयारी के लिए एक सेशन अनाउंस किया है। आज इस सेशन की हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। ये जो हमारा सेशन होगा ये 15 डेज़ का सेशन होगा और इस सेशन के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो लोग लाइव लेक्चर्स ना ले सकें वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जो लोग इंटरेस्टेड हो इस सेशन को लेने के लिए वो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है हम अपने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो हम जो है उस लेक्चर के ऊपर डिस्कशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए ये जो टेस्ट है ना, इसके हमारे पास दो फेजेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड है फर्स्ट फेज़, और जो सेकंड फेज़ है वो एसे राइटिंग का है। अब देखिए, जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे वो एसे राइटिंग के लिए सिलेक्ट होंगे सेकंड फेज़ के लिए। अब ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर आपको फर्स्ट फेज़ जो एमसीक्यूज बेस्ड फेज़ है, ठीक है, उसकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। अब इसका क्राइटेरिया क्या है। जिन इंडिविजुअल्स के एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट में मींस फर्स्ट फेज़ में 60% मार्क्स आ गए वो लोग सेकंड फेज़ के लिए सिलेक्ट होंगे। एक्चुअली ये जो टेस्ट है ना, ये 100 मार्क्स का टेस्ट है और जिसके मींस 60 मार्क्स आ गए वो नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अभी हमने आपको ये एमसीक्यूज बेस्ड जो पोर्शन है ना, इसकी हमने आपको तैयारी करवानी है। और एमसीक्यूज बेस्ड जो पोर्शन है उसका हमारे पास सिलेबस ये है। इसमें हमारे पास 10% इंग्लिश होगी, मीन्स 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास इंग्लिश के होंगे। इसी तरह से जो इस्लामियात होगी वो भी 10% होगी, करंट अफेयर जो है वो भी 10% होगा, पाकिस्तान अफेयर्स वो भी 10% है, जनरल नॉलेज 10% है, इंटेलिजेंस या आईक्यू के कुछ क्वेश्चन होंगे वो 15% होंगे, मीन्स 15 एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड होंगे। और 15 एमसीक्यूज़ हमारे जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे। और 20 एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के, मीन्स 20 एमसीक्यूज़ आपके इलेक्शन एक्ट में से आएंगे, ठीक हो गया। अब देखें, जो इसमें हमारे पास ये जो इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज वाला जो ये पोर्शन है ये आपको सर बिलाल करवाएंगे। और ये जो हमारे पास इंटेलिजेंस और आईक्यू वाला जो पार्ट है इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017 है ये आपको मैं प्रिपेयर करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017 है ये हमारे पास कितने कुल मिला के 35% बन रहा है, ठीक है। अब इसका जो एमसीक्यूज़ जो आएंगे ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो वहाँ से ही आएंगे, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर से ही आएंगे, कि बाहर से कहीं से भी कोई चीज़ नहीं आएगी। अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, ठीक है, ये इसका भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ऑलमोस्ट 178 पेजेस का है, ठीक है। वो एमसीक्यूज़ इसके अंदर से ही आएंगे, ठीक है। अगर आपने इस पोर्शन को जिस तरह से मैं आपको लेके चलूँगी, अगर आपने वैसे अगर प्रिपेयर कर लिया और जो एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ जो मैंने आपको आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो मेरे एमसीक्यूज़ जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए ना तो आप ये वाले इन दो पोर्शंस में आप 35 में से 35 मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों पोर्शन मैंने आपको करवाने हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले ना आपको इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, मैं आपको वो करवा रही हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं अपने इलेक्शन एक्ट की तरफ। ठीक है, दिस इज़ इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है। इस एक्ट को पढ़ने से पहले ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो आपका टेस्ट है इलेक्शन कमीशन का है ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली है क्या, ठीक है। यू मस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन। बेसिकली जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है ना वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस आप कह सकते हो, ठीक है, एक परमानेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेब्लिश फेडरल बॉडी है, ठीक है। और ये जो फेडरल बॉडी है इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंट्री के अंदर इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करवाना, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये कब बना है, ये हमारे पास 23 मार्च को 1956 को ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये बना है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, इसके हमारे पास
मेंबर्स कितने होते हैं, इसके हमारे पास 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। एक तो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, एक मेंबर इसके, जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 4 और मेंबर है। मींस पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस है ना, ठीक है, हर प्रोविंस में से एक एक होगा। इस तरह से इसके टोटल मेंबर कितने होंगे, 5 मेंबर्स होंगे। अब बेसिकली मेरा आपको ये बताने का पर्पस ये है ना कि आप लोगों को थोड़ी बहुत पहले थोड़ी बहुत इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है, सो दैट आपके लिए आगे चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब ये जो हमारे पास सिलेक्शन कमीशन है ना, इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है। और अभी हम जो है, अब हम चलते हैं अपने इलेक्शन कमीशन एक्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। और इसमें से आपके कितने MCQs आएंगे, 20 आपके MCQs आएंगे, ठीक है। सो इस एक्ट की तरफ भी बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मुझे आपको इस एक्ट की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी देनी होगी, ठीक है। अब देखो, जो 2017 के अंदर सिर्फ यही एक एक्ट तो नहीं है ना जो पास हुआ है, मल्टीपल एक्ट पास हुआ है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो एक्ट है, ठीक है, इसका नंबर कौन सा है, मींस ये कौन से नंबर पे पास हुआ है। सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट। सो ये जो एक्ट है ये 33 नंबर पे पास हुआ है, ठीक है। इसमें से आपका MCQs भी आ सकता है ये। और ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट ने कब अप्रूव किया है, इसको प्रेसिडेंट ने जो अप्रूवल दिया है वो 22 अक्टूबर 2017 को प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया था, और ये फिर इन्फोर्स हो गया था पाकिस्तान के अंदर। ओके, अब ये जो एक्ट है इसके टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं, इस एक्ट के टोटल चैप्टर हमारे पास 15 टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर हमारे पास जो सेक्शंस हैं टोटल वो 241 है, ठीक हो गया। अब देखो, ये जो 15 चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। किसी चैप्टर के अंदर 2 सेक्शंस होंगे, किसी चैप्टर के अंदर 10 सेक्शंस है, किसी के अंदर 15 है, किसी के अंदर 20 है। सो इस तरह से कुल मिला के 241 बन जाते हैं, ठीक हो गया। ओके, वही अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेंबर इसके हो गए 5, इसके टोटल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और मतलब इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हो गया, और नीचे 4 बाकी मेंबर्स होते हैं। बाकी ये जो इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड जितनी भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में जाके सारी डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। उसका एक प्रॉपर एक एक्ट है, उसका प्रॉपर एक चैप्टर है, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से कवर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रही, क्योंकि मैं आपको जस्ट अभी ये स्टार्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी दे रही हूँ। ओके, सो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन था, ठीक है। तो वो कौन है हमारे पास, फातिह मोहम्मद ख़ान जो है ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और अभी जो हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो वो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ठीक हो गया। ओके, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, या फिर जो उसके बाकी जो 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका टेन्योर कितना होता है, मतलब उसके ऑफिस की टर्म कितनी होती है, उसको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और उसकी अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज का यही क्राइटेरिया है कि उसकी जो एज है वो 68 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम आगे जाके सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मींस के उस चीफ इलेक्शन उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें वो आगे जाके डिटेल में सारी डिस्कस होंगी। सो भी मैं वो आपको नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं चाह रही हूँ कि हम आज की डेमो क्लास में हम उसको कवर करें, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टीचिंग स्टाइल मेरा क्या है, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली हमारा चैप्टर 1 को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इस एक्ट के अंदर 15 टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये आगे इनके ये जो आगे हर चैप्टर का ये आगे इनका नाम मेंशन है, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे मेरा लिखने का पर्पस क्या है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर्ली जो चैप्टर के जो नेम्स हैं ना ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। मींस फर्स्ट चैप्टर जो है वो किसके साथ डील करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई ना कोई एक न एक MCQs लाजमी आएगा। अब देखो, ये जो मैंने आपको ये जो ऊपर ये सारे MCQ जो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, इनमें से आपको कोई एक न एक MCQs लाजमी आएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो 15 चैप्टर्स हैं, इनमें से इन 15 चैप्टर्स को हमने डिटेल में कवर करना है, ठीक है। अब मेरा ये स्टाइल होगा, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी कि हर चैप्टर को, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ से पढ़ के
ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपने हैंड रिटन या वर्ड की फाइल में मैंने MCQs हर चैप्टर में से मैंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो सारे मैं आपको साथ में आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। मैं आपके साथ जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दूँगी, और जो इसके मैंने MCQs बाकी हर चैप्टर में से मैंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब इसका MCQs चैप्टर से रिगार्डिंग किस तरह से आ सकता है, मैंने आपको कहा कि आपको उनके चैप्टर्स के नेम्स याद करने होंगे। अब देखो वो MCQ इस तरह से आ सकता है ना, चैप्टर 4 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट डील्स विद व्हाट। सो नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास सेक्शन 4 है वो किसके साथ डील करता है, इलेक्टोरल रोल्स के साथ डील करता है। जो उसमें अगर इलेक्टोरल रोल्स वाला ऑप्शन हुआ तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। सो इस तरह से मैं आपको तब कह रही हूँ कि आपको ये चैप्टर के जो नेम्स हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ओके, अभी हम जो है ना अपने चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। आज की इस डेमो क्लास में हम चैप्टर 1 को जो है ना वो कवर करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास चैप्टर 1 है ना, उसका क्या नेम है, प्रीलिमिनरी, ठीक है। ये जो चैप्टर 1 है इसके अंदर बेसिकली जितनी भी डेफिनेशंस है ना वो सारी हैं। तो अब मैं आपको वो जो ओरिजिनल इसका डॉक्यूमेंट है मैं आपको पहले वो मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। मैं वहाँ से आपको आधा मैं आपको वहाँ से पढ़ाती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं उसके बाद अपने ये जो MCQs मैंने प्रिपेयर किया मैं इनकी तरफ ही आऊँ, क्योंकि ये चैप्टर 1 है ना इसमें सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सो ये आपको ऐसे MCQs की फॉर्म में आप पढ़ोगे तो आपको तब ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। सो ये आप देख लें, ये जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो ये है हमारे पास। ओके, ये देखें ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और ये ऑलमोस्ट इसके कितने पेजेस हैं हमारे पास, इसके हमारे पास 179 पेजेस हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए ना, इसको अभी टाइम भी बहुत कम है, सो आपके लिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। सो आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह से करूँगी कि मैं हर चैप्टर का, ठीक है, मैं अपने जो आपने कुछ तरह से तैयार करना है कि जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना आपने जस्ट वो सुनना है, ठीक है। सुन के जो मैंने आपको MCQs प्रोवाइड किए होंगे तो आपने जस्ट वो MCQs प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने MCQs के अंदर हर चीज़ डाली होगी इंपॉर्टेंट जो इसमें से आ सकती है, ठीक है। और सो आज हमने क्या करना है, अब देखिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना इसके टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आज हमने इसका ये फर्स्ट चैप्टर करना है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा है ना हर चैप्टर के अंदर जो सेक्शंस हैं वो डिफरेंट है। अब देखें जो चैप्टर 1 है ना उसके अंदर जस्ट 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 आप देखें उसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा सेक्शंस हैं। आज हम अपना ये चैप्टर 1 करते हैं, ठीक है, जिसका नेम है प्रीलिमिनरी, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ, ठीक हो गया। अब देखिए आप इसमें से आपका क्या MCQs आ सकता है, इसमें से आपका यही MCQs आएगा कि ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली है, मींस प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को कब अप्रूव किया है। प्रेसिडेंट जो मेन चीज़ है ना वो मैंने इसके अंदर भी हाईलाइट की हुई है। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसने इस एक्ट को 2 अक्टूबर 2017 को उसने अप्रूव किया था, ठीक है। अब ये आपका MCQs आ सकता है। ओके, इसके अलावा आपका MCQs ये भी आ सकता है कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसका ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कौन सा नंबर असाइन किया गया है। सो इसको जो नंबर असाइन किया गया है ना वो ये नंबर है, ठीक है। ये आपने याद करना है, F22 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2017 और लेजिस्लेचर, ठीक है। मीन्स ये होता है ना कि आपके ये एक डॉक्यूमेंट होता है ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर के मीन्स के ये एक्ट पास हुआ है फलाना एक्ट, तो इस डॉक्यूमेंट का क्या नंबर है, तो वो ये नंबर है, ठीक है। और ये आपका आ सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा अभी हम देखते हैं ये जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, मैंने आपको पहले स्टार्ट में भी बताया है कि इस एक्ट का नंबर कौन सा है, ये 33 ऑफ 2017 है। मैंने आपको कहा है ना कि मेरे MCQs जो मैंने बनाए हुए हैं उसके अंदर हर चीज़ है सेट से, ठीक है। सो आप अगर जस्ट उस MCQs को करोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, अब ये जो है ये हमारे पास इसकी जो भी अगर एक्ट होता है ना तो उसके हमारे पास 2 टाइटल्स होते हैं, एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल होता है, ठीक है। अब ये जो इसका ये जो है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बेसिकली ये इसका लॉन्ग टाइटल है, ठीक है। ये भी आपका MCQs आ सकता है। ये एक्ट क्या है, एन एक्ट टू अमेंड, कंसोलिडेट एंड यूनिफाई द लॉज
रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, बेसिकली ये एक्ट है क्या, मींस इसके अंदर यूनिफाइड लॉज हैं जो एक इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए जो लॉज हैं वो इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। ठीक हो गया। ओके, अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ये इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इस एक्ट को इस एक्ट से पहले जो मेंशन थी, मतलब जहाँ से एमसीक्यू बन सकते थे। तो इसमें से आपके मैक्सिमम कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 जो है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारे पास? चैप्टर 1 का हमारा नाम है प्रीलिमिनरी। ठीक हो गया। अब इस चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है उसका नाम है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक हो गया। जो हमारे पास सेकंड सेक्शन है उसका नाम है डेफिनेशंस। सबसे पहले अभी हम इसके सेक्शन 1 की बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मीन्स कि ये जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017। ठीक हो गया। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल गिवन टू इलेक्शन एक्ट 2017? नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, इसमें से आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब एक्सटेंड मीन्स इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ द पाकिस्तान। मीन्स होल ऑफ द पाकिस्तान का क्या मतलब है? ये जो इलेक्शन एक्ट है ना, मीन्स ये पाकिस्तान के जितनी भी पूरी टेरिटरी के अंदर 4 प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के, उन चारों प्रोविंसेस के ऊपर ये जो एक्ट है ये लागू होगा। ठीक है, ये नहीं है कि जस्ट एक प्रोविंस के लिए, ये चारों प्रोविंसेस के लिए, मीन्स पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा फिर जो इसका थर्ड पॉइंट है कमेंसमेंट, मीन्स कब ये नाफिज हुआ है। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एट वंस का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मीन्स जिस दिन इसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिली है, ठीक है, प्रेसिडेंट जिस दिन इसको अप्रूव किया है उसी दिन से ये इन्फोर्स हो गया है कंट्री के अंदर। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 2 में हमारे पास क्या आ जाता है? डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहले हमारे पास इसमें डेफिनेशन है आलिम की। आलिम क्या होता है? आलिम होता है बेसिकली हमारे पास मुस्लिम स्कॉलर होता है। ठीक है, और वो जो मुस्लिम स्कॉलर होता है, ठीक है, उसकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो HEC से रिकग्नाइज हो, और वो जो इसकी एजुकेशन होगी वो इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, प्लस उसका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीचर या एज अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ, मतलब इस्लामिक लॉ की फील्ड में, इस्लाम की फील्ड में ही उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो बेसिकली आलिम है। ठीक है, आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है, मतलब आलिम कौन है। ठीक है, सो नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन मेंशन होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन मेंशन होगा मुस्लिम स्कॉलर हु इज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ, हु इज़ हैविंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन प्लस 20 ईयर ऑफ एजुकेशन प्लस 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास आलम है, और ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी डेफिनेशंस और ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है। ओके, अब सेकंड क्या है हमारे पास? एक्रीडिएटेड। एक्रीडिएटेड का क्या मतलब है? मीन्स अथॉराइज्ड बाय द कमीशन। ठीक है, ये आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। अब एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ से क्या मुराद है? एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ से ये मुराद है ना कि जो भी एक्ट मींस पार्लियामेंट का या प्रोविंशियल असेंबली की जो भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है? देखिए, एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ का ये मतलब है जो भी मतलब पार्लियामेंट के या प्रोविंशियल असेंबली के जो एक्ट्स हैं रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट, दिस इज़ बेसिकली नोन एज एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, अब आर्टिकल का क्या मतलब है? इस एक्ट के अंदर आर्टिकल का मतलब ये है कि मींस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर जो आर्टिकल्स हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल से मुराद ये है कि वो आर्टिकल जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, ओके। अब असम्बली का क्या मतलब है? असम्बली मींस नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली। ठीक हो गया। और जो एसिड्स हैं, एसिड से क्या मुराद है? एसिड से मुराद ये है कि मींस जो भी प्रॉपर्टी एक जो भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी एसिड्स के अंदर आती है। ठीक है,
पहले ये होता था ना कि जो पहले था कि उसमें सिर्फ ये था कि सिर्फ जो उस इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिर्फ वही उसके एसेट्स में आती है। उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका घर, उसके पास जो पैसा है, सब कुछ, उसका बैंक अकाउंट, जो जो चीज़ें थी वो सारी उसकी एसेट्स में आती हैं। लेकिन 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर साथ में ये 2 फैक्टर्स और भी ऐड कर दिए हैं। मीन्स सिर्फ उस कैंडिडेट की प्रॉपर्टी नहीं होगी उसका एसेट, ठीक है, मतलब उस कैंडिडेट की जो स्पाउस की प्रॉपर्टी होगी वो भी उसकी ही प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे, मतलब जो उसके बच्चे होंगे, उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो भी उसकी ही प्रॉपर्टी में, उसी के एसेट्स में शुमार की जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले इस तरह से होता था ना, जो भी पॉलिटिशियंस होते थे वो क्या करते थे, अपनी कुछ जो उनकी जायदाद वगैरह होती थी अपनी बीवी बच्चों के नाम कर दी, तो अपने एसेट्स कम शो करते थे, ठीक है। सो इस 2023 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है और उसके अंदर ये चीज़ डाली है कि एसेट्स का मतलब ये होगा सिर्फ उस कैंडिडेट की नहीं, जो उसकी स्पाउस की और जो उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, उनकी भी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कैंडिडेट की एसेट्स के अंदर ही उसको मेंशन किया जाएगा, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है कि बाई इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। बाई इलेक्शन ये होता है कि मीन्स एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कैजुअल वैकेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एमएनए है, ठीक है, नेशनल असेंबली का कोई एमएनए है या प्रोविंशियल असेंबली का कोई एमपी है, ठीक है, वो अगर लेट्स सपोज अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग उसके टेन्योर के अंदर, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है या फिर वो किसी ना किसी अननोन रीज़न की वजह पे वो खुद रिज़ाइन कर देता है, ठीक है, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको कैजुअल वैकेंसी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। अब उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास बाई इलेक्शंस कहलाते हैं, ठीक हो गया। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंडिडेट। कैंडिडेट कौन होगा, मतलब जो कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन प्रपोज एंड स्कॉन्डेड एज अ कैंडिडेट फॉर आर सीकिंग इलेक्शन एज अ मेंबर, ठीक है, मतलब जो इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो इंडिविजुअल होंगे तो उनको कैंडिडेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब कोड का क्या मतलब होगा, कोड का मतलब ये, कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कमीशन का क्या मतलब है, ठीक है। कमीशन का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कमीशन मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जो हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि ये उस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब देखो, अब इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक ये, व्हाट इज़ द टर्म कमीशन मीन्स, कमीशन मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज आपका ये बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो वो होगा आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। मींस इलेक्शन कमीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा आर्टिकल 218 के तहत। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो है कमिश्नर की। कमिश्नर कौन है, कमिश्नर मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एक्टिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसको आर्टिकल 213 के तहत जो है सिलेक्ट किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जबकि हमारे पास जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट किया जाएगा, ठीक हो गया। ये आगे मैं आपको जाकर डिटेल में बताऊंगी एक्टिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, ठीक है, उसको किस वक्त अपॉइंट किया जाएगा, वो मैं आपको आगे जाके इसके बारे में पूरा एक डिटेल में चैप्टर है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी मींस कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेड अंडर दिस एक्ट, मींस जो भी हल्का बंदी होगी इस एक्ट के तहत वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये भी आपके पास एक डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, इसका क्या मतलब है। कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो होता है ना, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब होता है वैलिडिटली नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। अब वैलिडिटली नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स कौन होते हैं, ठीक है, वैलिड हु हैज़ नॉट विथड्रॉन इट कैंडिडेचर, ठीक है। मीन कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो है, ठीक है,
जिसने अपने इलेक्शन मतलब आप जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाह रहा होता है, ठीक है, सबसे पहले वो अपना क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है, ठीक है। वो बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा, ठीक है। तो वो अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो है, ठीक है, जिसने मतलब वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हों, ठीक है। मींस अब कुछ लोग होते हैं ना कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वो फिर उसके बाद उनको वापस ले लेता है, मींस कि अभी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन होगा, मतलब वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट, मतलब जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हुए हैं, वो बेसिकली हमारे पास कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, ठीक है। आपने जस्ट में ये चीज़ याद रखनी है, कंटेस्टेड कैंडिडेट्स मीन्स वैलिडिटली नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारे पास आ जाती है इलेक्शन एजेंट की, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्शन एजेंट कौन होगा, ठीक है। इलेक्शन एजेंट हमारे पास वो होगा जिस मतलब वो अभी जो इलेक्शन एजेंट होता है ना, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल जो है ना जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, ठीक है, वो अपना इलेक्शन एजेंट जो है ना वो खुद अपॉइंट करता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के अंदर, ठीक है, जो उसके वोटर्स को जो है वो देखता है या एंड ऑल दैट जो भी चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है। और अगर कैंडिडेट जो है अपना इलेक्शन एजेंट जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर अपॉइंट ना करे तो वो खुद भी एज एन इलेक्शन एजेंट जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक हो गया। अब इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं। इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर मतलब वही आपके सारे एक्सपेंडिचर्स, मतलब बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शंस जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्टोरल एरिया का क्या मतलब है। अब ये जो हमारे पास इलेक्टोरल एरिया है ना, इसका क्या मतलब है, मतलब रूरल एरिया के अंदर कोई भी विलेज या सेंसस ब्लॉक जो होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इलेक्टोरल एरिया, मतलब इन रूरल एरियाज विलेज और सेंसस ब्लॉक इज द इलेक्टोरल एरियाज, वाइल अर्बन एरियाज़ के अंदर या तो म्यूनिसिपल वार्ड्स होंगे या फिर सेंसस ब्लॉक जो होगा वो होगा लाइक आपका इलेक्टोरल एरिया मतलब जहाँ पे आपके इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, ठीक है, मतलब जो आपके पोलिंग स्टेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें। और दूसरा अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर कोई म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक ना हो तो वहाँ पे कोई भी एक वेल डिफाइंड मोहल्ला या स्ट्रीट जो है ना तो वो जो है वो एज आ इलेक्शन एजेंट जो है इलेक्टोरल एरिया एज आ वो कोई भी मोहल्ला या स्ट्रीट जो होगी वो एज एन इलेक्टोरल एरिया होगा। और अगर मतलब कोई भी वार्ड या सेंसस ब्लॉक मोहल्ला या स्ट्रीट अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो उस सूरत में कोई भी मतलब उनका कोई एक हिस्सा, ठीक है, अ वेल डिफाइंड पार्ट, फिर उसका कोई ना कोई हिस्सा जो होगा वो होगा एज एन इलेक्टोरल एरिया, ठीक है। ओके, फिर इसके अलावा इसमें हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। फिर अब देखें इसमें एक और हमारे पास ये पॉइंट है, ये जो इलेक्टोरल एरिया, ठीक है, इलेक्टोरल एरिया के अंदर दो चीज़ें थी, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर इलेक्टोरल एरिया क्या होगा और अर्बन एरियाज़ के अंदर इलेक्टोरल एरिया क्या होगा, ठीक है। रूरल एरियाज़ के अंदर विलेज या सेंसस ब्लॉक होंगे एंड अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या होगा, म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक होंगे, अगर वो ना हो तो फिर कोई भी वेल डिफाइंड मोहल्ला या स्ट्रीट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो इलेक्टोरल एरिया है ना, ठीक है, इसको कौन डिटरमिन करेगा, ठीक है, कि मतलब लेट्स सपोज कि ये जहाँ पे इलेक्टोरल एरिया कौन डिटरमिन करेगा, मतलब कि कौन कहेगा कि मतलब यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, कौन डिटरमिन करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है ना वो डिटरमिन करेगा कि कौन सी जगह पे कहाँ पे इलेक्टोरल एरिया होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिटरमिन करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है इलेक्शन ऑब्जर्वर की, ठीक है। इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या होता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर बेसिकली हमारे पास मीन्स अ पर्सन अथॉराइज्ड बाय द कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। मीन इलेक्शन ऑब्जर्वर वो होगा जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ना, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मतलब जो भी इलेक्शंस जहाँ पे हो रहे हैं वो उनको उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए वो सारी चीज़ें ये जो है उसको इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं। और वो कौन कंडक्ट करेगा, वो कौन, और उसको मीन्स उसको कौन सेलेक्ट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। और एज एन और उसको एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर का जो टाइटल है मतलब कौन अथोराइज़ करेगा वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, हु इज़ दी इलेक्शन ऑफिशियल कौन होते हैं हमारे पास, ठीक है। इलेक्शन ऑफिशियल हमारे पास होते हैं मतलब ये सारे आपके पास जो है ना इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, मीन्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे आपके पास ऑफिसर्स में आता है, ठीक है। इससे आपका एमसीक्यूज़ क्या आ सकता है, मतलब आपको डिफरेंट ऑप्शंस मेंशन होंगे, ठीक है। मींस मतलब इनमें से कौन कौन इलेक्शन ऑफिशियल्स
इन्वॉल्व या इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स, और नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मेंशन होंगे, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि ये वाले जो होंगे ये सारे इलेक्शन ऑफिशियल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मैं आगे जाके ना आपको एक चैप्टर 2 के अंदर ना चैप्टर 3 के अंदर ये पूरी डिटेल है इसकी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये डिटेल्स में जाके पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इलेक्शन प्रोग्राम का क्या मतलब है, ठीक है। इलेक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि इलेक्शन प्रोग्राम मींस एन इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। मींस इलेक्शन प्रोग्राम क्या मतलब कब इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, कहाँ पे होने हैं, इलेक्शन एजेंट कौन होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट सारी चीज़ें जो है ना मतलब इलेक्शन से रिगार्डिंग जितनी मतलब जो भी लिस्टें होती हैं इलेक्टोरल मतलब वोटर्स की जो लिस्टें होती हैं वो सारी चीज़ें इलेक्शन का जो जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, मतलब किस दिन पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे वो बेसिकली इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, मीन्स जो वोटर की लिस्ट होती है ना वो बेसिकली हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो वोटर की लिस्ट होती है वो कौन बनाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही बनाता है, ठीक है। और वो कौन से, ये आपको चीज़ याद करें, मीन्स एन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर रिवाइज्ड आर करेक्टेड अंडर दिस एंड इंक्लूड द इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर द इलेक्टोरल। अब ये जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना मतलब जो वोटर की लिस्ट जो बनती है, ठीक है, तो वो कौन से एक्ट के तहत बनती है, वो ये वाला आपने एक्ट जो है ना ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब फॉर्म का क्या मतलब है, फॉर्म का क्या मतलब है, फॉर्म मीन्स अपेंडेड टू दिस एक्ट, ठीक है। मीन्स फॉर्म, अब आपको पता होगा फॉर्म 45, फॉर्म 47 सारी डिटेल आगे जाके करेंगे, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मीन्स फेडरल गवर्नमेंट या एनी गवर्नमेंट। जहाँ पे वर्ड एनी गवर्नमेंट होगा, एनी गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास तीनों जो गवर्नमेंट्स हैं ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट तीनों आ जाती हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एनी गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास तीन आ जाते हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी वो जो होंगे वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर, ठीक है। मतलब जो जितना भी हाउसिंग रेंट और यूटिलिटी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे सारी इस चीज़ के अंदर आते हैं। अब लोन्स मीन्स लोन्स, एडवांस, क्रेडिट आर, ये सारी डेफिनेशंस है, ठीक है। वो आपको एज इट इज़ जो है ना वो आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, ठीक है। अभी हम जो है ना अपने वो MCQs जो हमारा MCQs है, ठीक है, हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। वहाँ से ये बात है ना कि वहाँ से जब मैं पढ़ूँगी ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारे पास इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है, इससे MCQs किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। वो मैं अब आपको अपने नोट्स से जाके इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना इसमें सारी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो आपको ये MCQs वाला जो पोर्शन है ना वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं, वहाँ से मैं MCQs पढ़ूँगी तो फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मतलब किस तरह के MCQs हमारे आएंगे, ठीक है। अब आप ये देख लो, देखो मैंने आपको कहा है ना इससे ये जो एक्ट है इसका ऑफिशियल टाइटल क्या है हमारे पास, इलेक्शन एक्ट 2017। ये आपका MCQs आ सकता है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ दिस एक्ट, इज नोन एज द इलेक्शन एक्ट 2017। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड MCQs ये है कि व्हाट इज़ द एक्ट नंबर असाइन टू दिस टू द इलेक्शन एक्ट 2017। ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा एक्ट नंबर है, 33। ओके, अब प्रेसिडेंट ने इसको कब अप्रूव किया इस एक्ट को, उसने 2 अक्टूबर 2017 को अप्रूव किया, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि इसका मेन पर्पस क्या है इस इलेक्शन एक्ट का। मैंने आपको बताया था ना कि हर जो एक्ट होता है, ठीक है, उसकी दो टाइटल्स होते हैं, एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल होता है, ठीक है। जो शॉर्ट टाइटल हो गया वो तो क्या हो गया, इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है। जो लॉन्ग टाइटल है वो बेसिकली उसमें आपका पर्पस जो होता है ना वो बेसिकली डिफाइन होता है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है हमारे पास इलेक्शन कमीशन एक्ट का, टू मेंट, कंसोलिडेट एंड यूनिफाइंग द लॉज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है। मींस आपने जो इलेक्शंस के कंडक्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको यूनिफाई करना, अमेंड करना, कंसोलिडेट करना, वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली दी मेन पर्पस आर दी लॉन्ग टाइटल ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ओके, फिर उसका नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है, अंडर विच पार्लियामेंट्री अथॉरिटी वाज द इलेक्शन एक्ट पास, ठीक है। ये जो इलेक्शन एक्ट है, ठीक है, इसको पास किसने किया था, इसको हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था। पार्लियामेंट का सेकंड नेम क्या है हमारे पास, मजलिस शूरा उसको कहा जाता है, ठीक हो गया। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि इस एक्ट को पास किसने किया, हमारी पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट मीन्स मजलिस शूरा। अब ये जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है, ठीक है, इसका एम क्या है, ठीक है, मीन्स इसका एम क्या है हमारे पास, इस एक्ट का एम ये है कि हमने इस एक्ट ने जो है उन लॉज को कंसोलिडेट किया है, ठीक है, जो इलेक्शन के कंडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स the aim of this act is to consolidate the laws related to the conduct of the elections. This is basically the aim of the election act 2017. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है,
दिस एक्ट आल्सो एड्रेस द मैटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, मतलब इस एक्ट के दो मेन्स हैं। पहला ये कि उसने जो भी लाज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस है उनको कंसोलिडेट किया। दूसरा ये कि उसने उन मैटर्स को एड्रेस किया है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिकली इसके दो एम्स आगे। ओके, फिर उसका नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि इस एक्ट को कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर असाइन किया गया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना कहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है, इसको अपने याद कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ द पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये लागू होगा। ये नहीं है कि कुछ मतलब जितना पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी के अंदर होगा। ठीक है, मींस जो चारों प्रोविंसेस के ऊपर और जो भी टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडेड हुआ है तो उस पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये एक्ट लागू होगा। इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, मींस जिस दिन पाकिस्तान ने इसको, जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया उसी दिन ये इन्फोर्स हो गया था पाकिस्तान के अंदर। अब आलिम कौन है, मींस जिसकी मुस्लिम स्कॉलर हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया जिसकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और 20 ईयर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीचर और रिसर्चर इन इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ की जो फील्ड है उसके अंदर। ठीक है, व्हाट डज एक्रीडिएटेड मींस। ठीक है, आपको इस तरह का एमसीक्यूज आएगा ना, व्हाट डज एक्रीडिएटेड मींस। अब आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ऑथराइज्ड बाय द कमीशन। ठीक है, पहले जो हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017, जब 2017 में ये एक्ट पास हुआ था ना, इसके अंदर एक्रीडिएटेड की डेफिनेशन जो है ना ये मेंशन नहीं थी। ये जो एक्रीडिएटेड की डेफिनेशन है ये हमारे पास 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई है। 2023 के अंदर दो अमेंडमेंट हुई थी ना, जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है ना अगस्त में, तो उसमें एक्रीडेट की डेफिनेशन जो है वो ऐड की गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखें वो क्या है, मतलब वही मैंने आपको बताया उसमें एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज रेफर्स टू मींस जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली के होंगे रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट, दिस इज बेसिकली दी एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, ओके, अभी हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल्स का क्या मतलब है, आर्टिकल्स मींस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली मींस नेशनल और द प्रोविंशियल असेंबली। एसेट्स मींस, एसेट्स का क्या मतलब होगा, मींस जो भी प्रॉपर्टी होगी एक कैंडिडेट की वो बेसिकली उसके एसेट्स होंगे। ठीक है, और आगे मैंने आपको बताया कि अगस्त में एक अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, और 2023 के अंदर अमेंडमेंट उसके अंदर ठीक है उसके स्पाउस की और डिपेंडेंट जनरल की भी को भी साथ में इंक्लूड कर दिया गया था। बाई इलेक्शंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर कैंडिडेट कौन होता है, कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ठीक है वो कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो 218 के तहत ठीक है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और फिर कमिश्नर्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, वो 213 के तहत अपॉइंट किया जाता है। इसी तरह से जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, उसको 217 आर्टिकल है उसके तहत अपॉइंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी मींस जो भी हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी डिलिमिटेड की जाती हैं अंडर दिस बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मींस जो हमारे इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, दिस इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट क्या है मैंने आपको बताया, जो वैलिडिटली नॉमिनेटिंग कैंडिडेट होता है। ठीक है, मींस जिसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं। फिर इलेक्शन एजेंट क्या हो गया, ठीक है, मतलब ये पर्सन अपॉइंटेड बाय द कि मतलब जो एक कैंडिडेट जो है जो जैसे इलेक्शन लड़ रहा है ठीक है उसने जो पर्सन अपॉइंट किया होता है, अगर वो पर्सन अपॉइंट नहीं भी करता वो खुद भी एज एन इलेक्शन एजेंट जो है वो एज एन इलेक्शन एजेंट ठीक है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फिर हु डिटरमिन इलेक्टोरल एरिया कौन डिटरमिन करता है, ठीक है, ये हमने इसके बारे में भी पढ़ा है पीछे। ठीक है, मैंने आपको बताया जो कमीशन है ठीक है इलेक्शन कमीशन वो इलेक्टोरल एरिया जो है ना वो डिटरमिन करता है। फिर इलेक्टोरल एरिया के अंदर रूरल एरिया के अंदर कौन सा इलेक्टोरल एरिया होगा, विलेज और सेंसस ब्लॉक, और अर्बन एरियाज़ के अंदर कौन सा एरिया को इलेक्टोरल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, वो ये मेंशन मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन होगा, ठीक है, जिसको कमीशन ने जो है अथोराइज़ किया होगा वो बेसिकली इलेक्शन ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख लें इलेक्शन ऑफिसर्स हमारे पास कौन कौन होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको ये सारे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इनको आप याद कर लो। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्शन प्रोग्राम क्या हो गया, मतलब जो भी प्रोग्राम होता है मीन्स के इलेक्शन कौन सी डेट को कंडक्ट होंगे, ठीक है, वो जो हैं वो इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, मींस इलेक्टोरल रोल्स मैंने आपको बताया कि जो वोटर की लिस्ट होती है। ठीक है, और वो कौन से आर्टिकल के अंदर प्रिपेयर की जाती है, इलेक्टोरल रोल एक्ट 1974, ये आपने याद करना है। फिर उसके बाद फॉर्म मींस
वही मतलब जो फॉर्म्स होते हैं फॉर्म 47, फॉर्म 45 वो चीज़ें। और गवर्नमेंट मींस मतलब फेडरल गवर्नमेंट या एनी गवर्नमेंट के अंदर तीनों गवर्नमेंट आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है। एनी गवर्नमेंट मींस फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। मेंबर कौन, मेंबर्स से क्या मुराद है इस सेक्ट के अंदर, मींस असम्बली के मेंबर, ठीक है, नेशनल असम्बली के मेंबर्स, ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। मेंबर्स का क्या मतलब है, मींस नेशनल असम्बली के मेंबर्स, ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स और लोकल गवर्नमेंट, सॉरी मेंबर्स मींस असम्बली के मेंबर्स, ठीक है, मींस नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली दोनों आ जाती हैं, ठीक है। ठहरे देखिए मेंबर कौन होगा, मेंबर हमारे पास कौन होगा, ठीक है। मेंबर हमारे पास असम्बली के मेंबर, ठीक है, मींस नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर, और साथ में हमारे पास सेनेट के मेंबर्स होंगे वो असम्बली के मेंबर, और साथ में लोकल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे वो बेसिकली मेंबर्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। अब नादरा क्या है, नादरा का मतलब क्या है, नादरा इसकी आपको पता होना चाहिए कि एब्रीविएशन क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। नादरा का क्या मतलब होता है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये इसकी एब्रीविएशन है। और ये जो नादरा है, ठीक है, ये कौन से ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई थी, नादरा बेसिकली बनाई गई थी नादरा ऑर्डिनेंस 2017 V3 ऑफ द 2017, इस ऑर्डिनेंस के तहत नादरा को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन इन अकॉर्डिंग विद लास्ट सेंसस, ठीक है, मींस आपको पता है ना कि अभी हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ है, ठीक है, वो कब हुआ है, 2023 के अंदर हमारा लास्ट सेंसस हुआ, और उसके अंदर हमारी कितनी पॉपुलेशन 241.49 इसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन वो होगी, ठीक है, पॉपुलेशन से मुराद ये होगी जो लास्ट सेंसस जो हुआ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। प्रेस्क्राइब मींस बाय रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है, ठीक है, प्रोविजनल का मतलब होता है अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल, ठीक है, मतलब जो चीज़ अभी ऑफिशियली नहीं हुई, ठीक है, अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल। रिटर्न कैंडिडेट्स क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स क्या होता है, अब रिटर्न कैंडिडेट्स क्या होता है, कैंडिडेट हु हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ मेंबर, ठीक है। देखो कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन होता है, जिसने अपने वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स मतलब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाए हो, ठीक है। अब रिटर्न कैंडिडेट्स कौन होगा, ठीक है, जो एज अ मेंबर डिक्लेयर हो गया, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ होगी, और अब वो मतलब वो डिक्लेयर हो गया कि ये अब इलेक्शन ये बंदा लड़ेगा, ठीक है, फाइनल हो गया, वो बेसिकली हमारे पास रिटर्न कैंडिडेट होता है, ठीक है। अब वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट हुज नॉमिनेशन पेपर, अब देखो वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट कौन होता है, जिसके नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, वो बेसिकली हमारे पास वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट होता है, ठीक है, मतलब उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं, जो उसने नॉमिनेशन पेपर अपने सबमिट करवाए हुए हैं वो उसके एक्सेप्ट हो गया, वो हमारे पास वैलिडिटी नॉमिनेटिंग कैंडिडेट हो गया, ठीक है। रिटर्न कैंडिडेट कौन होता है, ठीक है, जो एज अ मेंबर जो है डिक्लेयर हो जाए कि हाँ जी ये अब इलेक्शन एज अ मेंबर ये मतलब ये अब इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, तो बेसिकली रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है। अब वोटर कौन होता है, ठीक है, इन रिलेशन टू असम्बली और द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो अब देखो जो नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अब जो नेशनल असम्बली जो MNAs होते हैं हमारे MPAs होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोकल लेवल पे जो हमारे होते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक है, तो अब देखो इनको कौन सेलेक्ट करता है, ठीक है, वोटर, इनकी सूरत में वोटर कौन होगा, जो इनरोल्ड ऑन दी इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, मीन्स वो मतलब इलेक्टोरल रोल्स मैंने आपको कहा ना जो वोटर की लिस्ट होती है, ठीक है, मींस ये एक लिस्ट है, इसके अंदर सबके मतलब जो वोटर्स होंगे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल है, ये वोट कास्ट करेंगे, ये वोटर असम्बली के इलेक्शंस में और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में, ठीक है, मतलब वो लोग वोटर होंगे जो जिनके नेम्स वोटर की लिस्ट में मेंशन होंगे, ठीक है। और अब जो सेनेट होता है ना, ठीक है, जो सेनेट का जो हमारे पास इलेक्शन होता है, ठीक है, अब देखो जो हमारे पास पार्लियामेंट होती है ना उसका एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है, ठीक है, जो लोअर हाउस होता है ना उसमें हमारे पास हमारी नेशनल असेंबली आ जाती है, और जो अपर हाउस होता है उसमें हमारे पास सेनेट आ जाता है, ठीक है। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो अवाम होती है वो सिलेक्ट कर, अवाम के वोटों से वो लोग आते हैं, ठीक है, असेंबली के अंदर। और जो सेनेट के जो लोग होते हैं ना उनको जब जो सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको वो जो होते हैं ना जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना MNA और MPs जो होते हैं उनकी वोट से जो है वो सेनेट के सेनेटर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ है कि वोटर इन केस ऑफ सेनेट के इलेक्शन में वोटर कौन होगा, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। और वोटर इन केस ऑफ नेशनल असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कौन होगा,
इनरोल्ड वोटर्स जो होंगे, ठीक है, मतलब जो वोटर की लिस्ट में जो लोग मेंशन होंगे वो होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, मतलब जो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वो बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। अब देखो, जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक होता है उसको वो डिस्ट्रिक्ट में वो हमारे पास बेसिकली होता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे फिर हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। अब जो पोलिंग स्टेशन पे जो उनको अपॉइंट किया जाता है वो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊँगी, वो पूरा एक चैप्टर है उससे रिगार्डिंग, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मीन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड इंक्लूडिंग असिस्टेंट, मतलब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के अंदर दो आ जाएंगे, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद होगा और दूसरा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, ठीक है, जो वोट्स वगैरह जो है उनको रजिस्टर करेंगे। सो व्हाट इज़ मेंट बाय द रिवाइजिंग अथॉरिटी इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिवाइजिंग अथॉरिटी वो होगी ना, ठीक है, अ पर्सन जो रिवाइजिंग अथॉरिटी वो होगी ना जो क्लेम्स या जो भी क्लेम्स या ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है, किसी भी मतलब वोटर के रजिस्टर्ड वोटर से मतलब उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वोटर्स होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो बंदा जो उनकी क्लेम्स या ऑब्जेक्शन को सुनेगा, ठीक है, वो बेसिकली रिवाइजिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। रिवाइजिंग अथॉरिटी सिंपल क्या है, वो पर्सन, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाता है इन ऑर्डर टू हेयर द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारे पास रिवाइजिंग अथॉरिटी होती है। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, क्या टैक्स का क्या मीनिंग है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इलेक्शन एक्ट के अंदर टैक्स का ये मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेविड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है। एनी गवर्नमेंट मींस फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाएगी, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास टैक्स की डेफिनेशन में आता है। मींस टैक्स लेविड बाय एनी गवर्नमेंट, मैंने आपको कहा है ना, एनी गवर्नमेंट से क्या मुराद है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब रूल्स मींस रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, मतलब जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत वो बेसिकली रूल्स के अंदर आते हैं। सेक्शंस मींस सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स कौन होता है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास टेक्नोक्रेट वो होता है ना जिसकी 16 ईयर एजुकेशन हो, ठीक है, और सेकेंडली उसका 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड, और उसकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, वो बेसिकली टेक्नोक्रेट होता है, ठीक है। फिर अभी हमारा यहाँ पे जो चैप्टर 1 है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अब आप ये मैंने इसके अंदर हर चीज़ चैप्टर 1 के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना तो वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब मैं वहाँ से स्विच करके क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने MCQs की तरफ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको पता होगा किस तरह का MCQs आएगा, और यहाँ से आप लोगों के लिए जो चैप्टर 1 था उसके अंदर बेसिकली ज़्यादा डेफिनेशन थी, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से प्रिपेयर करना ईजी था। ओके, अब इसमें ना ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अब ये जो एक्ट है ये 2017 में पास हुआ है ना, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, कुछ 2021 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी और कुछ 2023 के अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी, ठीक है। उन अमेंडमेंट्स से रिगार्डिंग जो है ना MCQs आ सकते हैं, ठीक है। ओके, एक हमारे पास अमेंडमेंट की गई थी, मैंने आपको बताया कि देखें, मैंने आपको बताया ना कि 2023 के अंदर ना 2 अमेंडमेंट की गई हैं। 2023 के अंदर 2 अमेंडमेंट की गई थी, एक जुलाई में की गई थी और एक अगस्त में की गई थी, ठीक है। अब जुलाई के अंदर जो जुलाई के अंदर अमेंडमेंट की गई थी ना, ठीक है, वो ये थी कि उसने इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी मिली थी कि वो इलेक्शन की डेट जो है ना वो अनाउंस कर सकता है, ठीक है, कि वो इलेक्शन की डेट वो अनाउंस कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह का MCQ आपके पास आ सकता है कि विच अमेंडमेंट गिव द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान द अथॉरिटी टू अनाउंस द इलेक्शन डेट, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है, जुलाई वाला था, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 2023 के अंदर एक और अमेंडमेंट हुई थी, वो अगस्त 2023 के अंदर हुई थी, ठीक है, और इसको सेकंड अमेंडमेंट का भी नाम दिया जाता है, इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो एक्रीडिएटेड, जो मैंने आपको बताया ना, जो एक्रीडिएटेड जो पहले नहीं थी हमारे पास इस एक्ट के अंदर, एक्रीडिएटेड की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड की गई थी, ठीक है। और इसके अंदर फिर उसके अलावा हमारे पास जो है एक और भी अमेंडमेंट हुई थी 2023 के अंदर, जुलाई के अंदर, वो ये हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड इंटरनेट वोटिंग
के लिए जो है ना इसको रिपील, इसका जो पहले थर्ड में आपको मैं हाल से ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास अमेंडमेंट जो है ना इससे रिगार्डिंग एक हमारे पास 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ की गई थी कि मतलब अथॉराइज़ किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू भी वो इलेक्शन कंडक्ट होंगे, ठीक है। मीन्स के ये 2021 में जो एक देखो, सबसे पहले मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। देखें, एक हमारे पास अमेंडमेंट हुई है, सीक्वेंस में चलता है ना। 2021 में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, जिसके अंदर उसका मेन फीचर ये था 2021 वाली अमेंडमेंट का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अथोराइज़ किया गया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ कर सकता है, ठीक है, वोट्स के लिए। लेकिन फिर उसके बाद 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुई है, जिसके अंदर इसको रिपील कर दिया गया था। मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ नहीं की जाएंगी वोटिंग के लिए, ये रिपील हो गया था। और इसके अलावा 2023 के अंदर हमारे पास 2 और अमेंडमेंट हुई थी। एक ये हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो इलेक्शन की डेट जो वो अनाउंस कर सकता है, और एक अमेंडमेंट हमारे पास ये हुई थी कि एक्रीडेटेड की जो डेफिनेशन है वो जो है ऐड की गई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ना एक 2019 के अंदर भी एक अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी ना, उसके अंदर ये हुआ था कि जो ट्रांसजेंडर लोग थे ना, ठीक है, उनको भी राइट टू वोट दिया गया था। पहले ये था कि जो ट्रांसजेंडर थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। ये इमरान खान के टाइम पीरियड में हुआ था कि उसने जो है ट्रांसजेंडर थे उनको भी राइट टू वोट जो है वो दिया था, ठीक है। सो आप देख लो, एक हमारे पास 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुई है जिसमें वो ट्रांसजेंडर को जो है राइट टू वोट दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास 2021 में हुई थी, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को अथॉराइज़ किया गया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मगर लीगलाइज़ किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। लेकिन फिर 2023 के अंदर 2 अमेंडमेंट हुई हैं, एक हमारे पास जुलाई के अंदर हुई है और एक हमारे पास अगस्त के अंदर हुई है, ठीक है। जुलाई के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको उसको ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास ये अमेंडमेंट हुई थी कि एक्रीडेटेड की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक अगस्त में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। अगस्त में जो अमेंडमेंट हुई है वो ये हुई है कि लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अथॉराइज़ किया गया था ना, ठीक है, उसको रिपील कर दिया गया था कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके थ्रू इलेक्शन नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। सो आप लोगों में से जो लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वो हम व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट करके सो वो रजिस्टर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।